Hello students, good morning all of you. So welcome you all on digital platform of Mehta PG College and Institute of Technology. So last lecture अपन BSc पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल में यूग्लिना के बारे में पढ़ रहे थे. अपना पेपर जो चल रहा था वो था डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स. देखिए इसमें अपन ने यूग्लिना का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बाद में यूग्लिना के जो इनर पार्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें हैं. यूग्लिना विरिडिस यानी जो यूग्लिना है उसकी एक स्पीसीज थी. यूग्लिना विरिडिस की अपन बात कर रहे थे. देखिए यूग्लिना का जब अपन ने स्ट्रक्चर देखा था कल, स्ट्रक्चर अपन देख रहे थे तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर में आपको जो एंटीरियर पोर्शन था वो थोड़ा सा ब्लंट था और जो पोस्टीरियर एंड है इसका वो नीचे की तरफ पॉइंटेड था और इसके ऊपर की तरफ जो एंटीरियर पोर्शन है उधर की तरफ आपको एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था जिसको नाम दिया था अपन ने फ्लैजिला. ठीक है, क्योंकि जब अपन क्लासिफिकेशन देख रहे थे तो अपन यही कह रहे थे कि जो सब फाइलम है एक तरफ अपन ने मैस्टिगोफोरा में डिवाइड किया था और एक में सीलिएटा. ठीक है, सीलिएटा और फ्लैजिलेटा यानी जिसमें सीलिया प्रेजेंट है उनको सीलिएटा में रखा और जहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट है उनको फ्लैजिलेटा में रखा अपन ने. ठीक है, तो सेम ऐसा ही था, यहाँ भी इनको फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसलिए फ्लैजिलेटा फाइलम में अपन इनको रखते हैं. देखिए यूग्लिना यहाँ जीनस है और विरिडिस स्पीसीज है. तो अपन काफ़ी कुछ चीज़ें कल डिस्कस कर चुके थे. यूग्लिना का जब अपन ने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर उसका दिखाई दे रहा था अपने को. उसके स्ट्रक्चर में अपन को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी. उसमें देखिए इस तरीके यूग्लिना, इसमें अंदर की तरफ एक घड़े जैसा स्ट्रक्चर जिसको अपन ने नाम दिया था रिजर्वर. रिजर्व में से ये फ्लैजिला बाहर की तरफ निकल रहे थे. ऐसे अंदर की तरफ आपने देखा था कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है और इसके पास में एसेसरी वैक्यूल्स प्रेजेंट थी इस तरीके से और इधर की तरफ स्टिग्मा था. यानी लाइट सेंसरी एक तरीके से कह सकते हैं लाइट के लिए केंद्र था यहाँ पे और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल थी. बीच बीच में आपको देखा था इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया था जिसको आप पैरामाइलियम बॉडीज बोल रहे थे यानी कि जो अंदर स्टोर्ड फूड है. देखिए प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च के रूप में होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में होता है. यहाँ आप देख रहे हैं जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड पैरामाइलियन बॉडीज के रूप में होता है यहाँ. और अंदर की तरफ आप देख रहे थे तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे जिसको अपन नाम दे रहे थे क्लोरोप्लास्ट. यानी कि ये ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है. यानी नॉर्मली ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी करता है और ऑटोट्रोपिक भी. तो इसलिए मिक्सोट्रोपिक, ठीक है, इसको मिक्सोट्रोपिक कैटेगरी में अपन रखते हैं यानी दोनों तरीके के न्यूट्रिशन करता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ये ऑटोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन करता है. लेकिन जब लाइट नहीं होती उस ड्यूरेशन में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल्स की तरह न्यूट्रिशन करता है. और तो इस तरीके से अपन इसके न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन नाम देते हैं. तो यहाँ तक कि कल अपन डिस्कस कर चुके थे कि अंदर जो पार्ट्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है. अंदर पैरामाइलिन बॉडीज है जो स्टोर फूड का काम करती हैं. क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो चलती है. तो उसमें इसके अलावा अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स थे उनमें आपका जो साइटोप्लाज्म है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड है. एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ और एंडोप्लाज्म अंदर. तो जो एंडोप्लाज्म है उसमें और अदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब प्रेजेंट है. गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है. ठीक है, इसके बाद में जो आज अपन जो मेन टॉपिक है उसकी बात कर रहे हैं यूग्लिना में लोकोमोशन की बात करते हैं अपन.
लोकोमोशन इन यूग्लिना। ठीक है, देखिए लोकोमोशन की बात करते हैं अपन, तो लोकोमोशन यहाँ यूग्लिना में लोकोमोशन फ्लैजिला के द्वारा होता है। देखिए हर ये जो ऑर्गेनिज्म है, अपने प्रोटोजोआ के जो ऑर्गेनिज्म है, इनको अपन इसी बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि भाई इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं उनके बेस पे अपन क्लासिफाई करते हैं इनको। तो इसी बेस पे अपन ने कहा था सूडोपोडिया, यानी कि जो अमीबा है उसमें लोकोमोशन के रूप में सूडोपोडिया काम कर रहे थे। उसके बाद में अपन ने पैरामीशियम पढ़ा। पैरामीशियम में अपन ने बात की कि पैरामीशियम में बॉडी पे बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं जो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। यूग्लिना में अपन बात करते हैं तो जो यहाँ है फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ जो अभी स्ट्रक्चर में अपन ने देखा था कि फ्लैजिला, दो ही फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला छोटा होता है जो रिजर्वर तक ही होता है, बाहर भी नहीं आ पाता, और सिर्फ एक फ्लैजिला होता है बाहर की तरफ जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो तरीके की लोकोमोशन होती है। तो यहाँ जो लोकोमोशन हो रही है यूग्लिना में, तो कैसी लोकोमोशन गति है, ये फ्लैजिला के द्वारा होती है, और तो इसको फ्लैजिलरी मूवमेंट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए दो तरीके की होती है। तो पहली जो लोकोमोशन है वो होती है फ्लैजिलर, यानी कसाब के गति बोलते हैं इसको। फ्लैजिलर लोकोमोशन या मोमेंट, और दूसरा जो लोकोमोशन है उसको बोलते हैं स्विमिंग, यानी ये तैरता भी है, तो इसको बोलते हैं यूग्लिनोइड मोमेंट। यूग्लिनोइड मोमेंट नाम देते हैं इसको, ये दूसरा मोमेंट है। तो दो तरीके की गति होती है, एक होती है फ्लैजिलर मूवमेंट और दूसरी होती है यूग्लिनोइड मूवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि फ्लैजिलर मूवमेंट कैसे करता है और यूग्लिनोइड मूवमेंट कैसे करता है। तो पहले बात कर रहे थे अपन फ्लैजिलर मूवमेंट की। फ्लैजिलर मूवमेंट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक ही कसाब है और कसाब एक है, तो इससे लोकोमोशन करेगा। तो इसमें क्या होते हैं, बीट्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो एक कसाबिका की जैसे अपन बात करते हैं तो एक सेकंड में एक, यानी पर सेकंड 12 बीट पर सेकंड, 12 बीट आते हैं इसमें। एक सेकंड में 12 इसमें बीट आते हैं या कंपन आते हैं। उसकी वजह से ये इधर उधर स्पंदन की क्रिया करता है, यानी जो इसमें वाटर है वो इसको पीछे की तरफ धकेलता है और बॉडी आगे की तरफ जाती है। तो जैसे मान के चलिए ये आपके फ्लैजिला, ये आपके अमीबा है, अमीबा सॉरी यूग्लिना है, और यूग्लिना का जैसे स्ट्रक्चर ये है, तो इस पे ये फ्लैजिला, तो एक लाइन में ये मूवमेंट करता है, एक लाइन में मूवमेंट, यानी इसके जो फ्लैजिला हैं ये फ्लैजिला थे और इसमें इस तरीके से स्पंदन होता है। तो ये फ्लैजिला इस तरीके से स्पंद करता है, 12 पर सेकंड के हिसाब से इसमें स्पंदन होता है, और ये इस तरीके से आगे की तरफ मूव करता है और बॉडी पीछे की तरफ जाती है इसके। तो ये एक तो इस तरीके से फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। और दूसरा जो मूवमेंट होता है वो है यूग्लिनोइड मूवमेंट, यानी कि यूग्लिनोइड मूवमेंट की बात करें अपन, तो अपन ने जब देखा था इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि अंदर की तरफ मायोनिमा फाइबर्स हैं, यानी कि अंदर की तरफ यूग्लिना का जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तो इस तरीके के यूग्लिना का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था, जिसमें अंदर की तरफ क्या थे, मायोनिमा फाइबर्स थे इस तरीके के। ठीक है, ये बॉडी थी। अब ये जो मायोनिमा फाइबर्स है और बाहर पेलिकल की जो कवरिंग है, तो ये क्या करती है, इसको जो ऑर्गेनिज्म है इसको आकार में चेंज करने के लिए, मतलब ये सिंपल सा कहें कि इसको आकार बदलने देती है। यानी कि ये जो बाहर पेलिकल है उसमें अंदर की तरफ जो मायोनिमा फाइबर्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देते हैं, बॉडी को ये जैसा चाहे उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। तो जब लोकोमोशन होता है तो नॉर्मली इस तरीके का अमीबा है, लेकिन फिर ये क्या होता है, राउंड शेप में आ जाता है, इस तरीके का हो जाता है।
गोल हो जाएगा, इसके बाद में फिर ये वापस से लंबा हो जाता है तो गोल हो जाएगा। तो पहले ये यहाँ पे था, जैसे ही गोल हुआ, राउंड शेप में हुआ, अपनी बॉडी को पूरी को गोल कर लेता है, तो ये इतनी सरफेस को कवर कर लेता है। उसके बाद में वहाँ जाने के बाद में फिर से वापस जैसा पुराना एनिमल था उसी तरीके से बन जाता है, ठीक है। फिर लंबा हो जाएगा, देन वापस से फिर इसका जो बॉडी है उसमें चेंजेज हो जाएंगे, फिर ये राउंड शेप का बन जाएगा और फिर ये वापस से सीधा। तो इस तरीके का जो लोकोमोशन होता है उसको बोलते हैं यूग्लिनोइड मूवमेंट, ठीक है। तो यूग्लिनोइड मूवमेंट में क्या होता है, अंदर की तरफ जो अंदर या अपन बाहर कहें कि बाहर की तरफ पेलिकल प्रेजेंट है और अंदर क्या है, माइनिमा फाइबर्स हैं। तो ये जो पेलिकल है ये थोड़ा सा लचीला होता है, जो अपन बोलते हैं ना कि इसको बिल्कुल लचीलापन है इसमें, तो इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है, चेंज होने देता है, ठीक है। और इसी तरीके से फिर ये बॉडी इसकी चेंज होती रहती है, चेंज होने के बाद में एक जगह से ये दूसरी जगह तक मूवमेंट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा मूवमेंट है यहाँ, एक तो फ्लैजिलर मूवमेंट है और दूसरा यूग्लिनोइड। फ्लैजिलर मूवमेंट में क्या है कि जो यूग्लिना है वो सिंपल सा फ्लैजिला के द्वारा फ्लैजिला में स्पंदन होते हैं और उससे वो मूव करता है। स्पंदन इधर हो रहा है, बॉडी इस तरफ जा रही है, यानी कि जो एक तरीके से जब स्पंदन होगी तो पानी को आगे की पीछे की तरफ धकेलता है और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है इसकी। इसके बाद में यूग्लिनोइड मूवमेंट की बात की तो इसमें एक बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है और उससे वो मूवमेंट करता है, तो इसको बोलते हैं यूग्लिनोइड मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन न्यूट्रिशन के। दूसरा जो टॉपिक आता है अपने पास में वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। देखिए यूग्लिना में अभी अपन बात कर रहे थे कि यूग्लिना कैसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि दोनों तरीके का न्यूट्रिशन करता है। ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दोनों मोड में लेता है, तो टोटली अपन इसको कंबाइंडली क्या कह सकते हैं, मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक नेचर का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि अभी अपन बात कर रहे थे कि जो यूग्लिना है इसमें क्या है, इस तरीके का आप इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं उसी तरीके से। तो इसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी स्वयं भोजन बनाना, ठीक है। और जो भोजन बनता है, देखिए ऑटोट्रोपिक मोड में क्या करता है कि इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है प्लस वाटर है, देन ये क्या करता है क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट है, इसकी प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट और बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। इसलिए अभी अपन इंपॉर्टेंस देखेंगे इसका। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट से जो अपने को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है, इट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो यहाँ भी अपन वही बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा है, ये प्लांट्स की तरह फूड का फॉर्मेशन कर रहा है और प्लांट्स की तरह फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जो ग्लूकोज बन रहा है, उसको ये नॉर्मली एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो जो रिजर्व फूड है वो पैरामाइलिन या स्टार्च जैसा ही होता है, क्योंकि प्लांट्स में जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में होता है। तो यहाँ पैरामाइलिन बॉडीज के रूप में, जिसको अपन स्टार्च या मंड बोलते हैं, उसी तरीके का होता है और उसमें पैरामाइलिन बॉडीज के रूप में स्टोर होता है। दूसरा अपन बात कर रहे हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी इसको सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हैं अपन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म की, देखिए अपन ने जब इसका हैबिटाट की बात कर रहे थे, तो यूग्लिना का जब अपन हैबिटाट देख रहे थे
तो अपन ने कहा था कि ये उन एरियाज को प्रीफर करता है जहाँ डिकेइंग मटेरियल है, ठीक है। डिकेइंग मटेरियल यानी सड़े गले पत्ते हैं या सड़े गले कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो उन एरियाज को ज़्यादा प्रीफर करता है। तो ये इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सैप्रोफिटिक नेचर का ऑर्गेनिज्म भी है, यानी जो मृत जीव हैं उन पे भी ये फीड करता है। तो जैसे आप देखेंगे कि जब ये कई दिनों तक अंधेरे में रहेगा, भाई नॉर्मली जब लाइट की एब्सेंस है, लाइट प्रेजेंट नहीं है, देन उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि काफ़ी टाइम तक अंधेरे में रहेगा। अंधेरे में रहेगा तो धीरे धीरे जो क्लोरोप्लास्ट है वो ख़त्म हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट अंदर से ख़त्म होगा और फिर ये नॉर्मली हेटरोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है। तो उसमें जो सड़े गले पत्ते मृत ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये फूड के रूप में यूज करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं रेस्पिरेशन की। देखिए श्वसन कैसे होता है। नॉर्मली ये जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो प्रोटोजोन्स हैं जितने भी हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऐसा एपरेटस नहीं होता, जैसे माउथ या फिर रेस्पिरेटरी कोई एपरेटस नहीं है जिससे रेस्पिरेशन कर सके। तो यहाँ जो रेस्पिरेशन का जो मोड है वो कैसा है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा यानी डिफ्यूजन, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन से ही वो ऑक्सीजन को लेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे, ठीक है। देखिए तो ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, फ्रेश वाटर का ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में रह रहा है, ठीक है। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है अंदर की तरफ, तो उनको चलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यानी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, तो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में रह रहा है, ये पानी में रह रहा है। फ्रेश वाटर में क्या है, O2 है, ठीक है। नॉर्मली बॉडी में O2 कंज्यूम हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो बॉडी में O2 कम है और CO2 ज़्यादा है, यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है उससे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें CO2 है और नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं। तो CO2 बन रही है, तो यानी बॉडी में CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से कम की ओर मूव करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, विसरण, जनरल सतह से डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है पानी में, अंदर तो क्योंकि काम में ले लेगी मेटाबॉलिज्म में, तो बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी, अंदर की तरफ जाती है ऑक्सीजन। और अंदर CO2 ज़्यादा है, अंदर CO2 ज़्यादा है तो क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में CO2 कम है तो बाहर की तरफ आ जाती है। तो इस तरीके से जो यूग्लिना में रेस्पिरेशन की अपन बात करते हैं, यूग्लिना में जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है। जनरल बॉडी सरफेस से वो रेस्पिरेशन करता है। तो CO2 को रिलीज करता है और O2 को लेता है, क्योंकि CO2 बॉडी के अंदर जैसे कैटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही हैं तो CO2 अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जब चल रहा है तो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, तो CO2 ज़्यादा है बॉडी में तो जनरल डिफ्यूजन के द्वारा बाहर आ जाएगी। और O2 कम पड़ रही है अंदर की तरफ क्योंकि यूज हो रही है, कंज्यूम हो रही है ऑक्सीजन, तो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती है रेस्पिरेशन के लिए। उसके बाद में फिर बात करते हैं अपन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, देखिए ऑस्मो रेगुलेशन इन यूग्लिना में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है। देखिए यूग्लिना फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, इसमें आप देख रहे हैं कि जब ये जनरल सरफेस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो जो वाटर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन वो अंदर जा रही है, यानी पानी के साथ में ऑक्सीजन जा रही है अंदर की तरफ। इसके अलावा जब ये फूड कर रहा है, फूड हेटरोट्रोपिक मोड से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसमें भी फूड पार्टिकल्स के साथ में पानी अंदर की तरफ चला जाता है बॉडी में, ठीक है। और अब इसको पूरे को बैलेंस करने के लिए भाई जो साल्ट्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, ठीक है, इन सबको मैनेज कैसे किया जाए। अगर इनको मैनेज नहीं किया जाएगा, देखिए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में यानी बाहर की तरफ साल्ट्स कम है, बॉडी में ज़्यादा है, तो पानी का जो बहाव है वो बाहर से अंदर की तरफ होता रहता है,
तो बॉडी में कम्प्लीटली पानी चारों तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है। अब अंदर की तरफ आ रहा है देन उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर बाहर नहीं निकाला तो बॉडी क्या कर जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, अगर पानी को बाहर नहीं निकाला जाएगा तो बॉडी फट जाएगी। इसलिए इसको मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ओस्मो रेगुलेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसा अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था यूग्लिना का, स्ट्रक्चर देखते हैं यूग्लिना का। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे इस तरीके का जो इसका अपर रीजन है, रिजर्वर है, या जिसको साइटोस्टोम बोलते हैं, ऊपर वाला पोर्शन, फिर नीचे साइटोफेरिंग्स है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के पास में रिजर्व वैक्यूल्स भी होती हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है, यानी जो भी वाटर आ रहा है ज़्यादा मात्रा में है तो इसको, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दो स्टेज में होती है, एक सिस्टोल, एक डायलूटिक और एक सिस्टोलिक स्टेज में। तो एक में कंप्लीट तरीके से जब पानी अंदर की तरफ आ रहा है तो ये फूल जाएगी, यानी कि पूरी मैच्योर हो जाती है। और मैच्योर होने के बाद में मेम्ब्रेन के पास जाके डिस्पोज ऑफ हो जाती है, यानी फट जाती है। यहाँ मेम्ब्रेन के पास में आके फट जाएगी तो पानी को बाहर रिलीज कर देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ओस्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि जो इसकी एक डायस्टोलिक और सिस्टोलिक फॉर्म होती है। एक बार ये डायस्टोल होती है, एक बार सिस्टोल होती है। तो सॉरी, इधर की तरफ नहीं, ये कंप्लीट होती है। कंप्लीट होने के बाद में ये जो रिजर्वर वाला पोर्शन है ये इसके पास में डिफ्यूज हो जाती है अंदर की तरफ। जैसे यहाँ बन गई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनी, अब ये धीरे धीरे मूव करते करते कहाँ आ जाएगी आपकी, इधर साइटोस्टोम वाले रीजन में। यहाँ आने के बाद में यहाँ ये फट जाती है, इसमें रिजर्वर में फट जाएगी और यहाँ से फिर पानी को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है। तो ओस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है, साथ में ही कुछ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का भी काम करती है। यहाँ आपने देखा कि अंदर की तरफ मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो नाइट्रोजन वेस्ट प्लस CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस CO2 को और नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो कुछ CO2 तो इसके साथ में निकल जाएगी, डिफ्यूजन के द्वारा निकल जाएगी। कुछ नाइट्रोजन वेस्ट भी डिफ्यूजन के द्वारा निकल जाएंगे। लेकिन कुछ जो नाइट्रोजन वेस्ट है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन वेस्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट का एक्सक्रेशन करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है इसको जनरल सरफेस के द्वारा तो डिफ्यूजन द्वारा निकालते ही हैं, साथ में कुछ इस तरीके के, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो भी नाइट्रोजन वेस्ट को एक्सक्रेट करती है, बाहर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद में चलिए अपन बात करते हैं यूग्लिना में बिहेवियर की। देखिए जैसा अपन ने बात की कि अमीबा, पैरामीशियम ये बिहेवियर शो करते हैं, उसी तरीके से आपका यूग्लिना भी बिहेवियर शो करता है। तो यूग्लिना में देखेंगे तो अपन देखते हैं कि लाइट के अगेंस्ट कैसे बिहेवियर शो करता है, या फिर शॉक अगर कोई लगाएं इसके तो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। चलिए देखिए बिहेवियर की बात करते हैं अपन, रिएक्शन ऑफ लाइट की बात करें। देखिए देखिए यूग्लिना को आप देखेंगे तो अपन पहले कह रहे हैं कि यूग्लिना जो शो करता है बिहेवियर उसमें लाइट के अगेंस्ट,
यानी कि एक तरफ तो अपन कह रहे हैं कि लाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसिस करता है और दूसरी तरफ अपन कह रहे हैं कि ये जो हाई लाइट है उसको प्रेफर नहीं करता, यानी हाई लाइट से दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये एक तरीके से जो एक इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जैसे मॉर्निंग में सनलाइट, विंडो से सनलाइट आती है तो इस तरीके की ये लाइट को प्रेफर करता है। तो मोस्टली उन एरियाज में रहेगा जहाँ मान के चलिए यहाँ लाइट आ रही है, ये लाइट ज़्यादा है और यहाँ वाला जो पार्ट है इसमें शैडो है, तो ये इस शैडो और कम लाइट वाले पार्ट यानी इस एरिया में रहना प्रेफर करता है। तो जहाँ लाइट ज़्यादा आती है वहाँ से दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन जो मॉर्निंग आवर्स की लाइट होती है, ठीक है, उस तरीके की लाइट को ये प्रेफर करता है। उसके बाद में देखिए अपन शॉक की बात करें, इसको शॉक लगाएं, यानी कि अपन इसको शॉक रिएक्शन दें, लाइट लगाएं इसमें, तो ये भी मोस्टली कैथोड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एनोड से दूर जाने की कोशिश करता है। और अदर जो बिहेवियर अगर आप देखते हैं इसमें, तो नॉर्मली जैसे केमिकल्स के खिलाफ, केमिकल्स के अगेंस्ट आप देखेंगे तो ये भी जो मान के चलिए फूड पार्टिकल्स के साथ में कोई केमिकल है या जिनकी कंसंट्रेशन बहुत कम है तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट है तो वहाँ से दूर जाने की कोशिश करेंगे या फिर मर जाएंगे अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है एसिड की तो वहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे अदर ऑर्गेनिज्म बिहेवियर शो कर रहे थे उसी तरीके से ये अमीबा भी बिहेवियर शो करता है। तो लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, सोक के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, केमिकल्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे अपन बिहेवियर की। उसके बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना। देखिए जितने भी अपन ने कहा कि जितने भी प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन में मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखिए रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात करें तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा आपको। जो प्रोटोजोन में भी जो पैरामीशियम कॉन्जुगेशन की कल अपन बात कर रहे तो पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मानते हैं, लेकिन रियल में होता नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट फॉर्मेशन होना और सेक्सुअल ऑर्गन्स का होना जरूरी है। दो आपको मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जितने भी अपन प्रोटोजोन की बात कर रहे हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से होता है। उनमें सबसे पहला जो अपना मेथड था, जो इम्पोर्टेंट मेथड था, उसकी अपन बात कर रहे थे कि फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड था जिसके द्वारा यहाँ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एसेक्सुअल मेथड है उसके टाइप की बात करते हैं, यानी बाइनरी फिजन की बात करते हैं कि अमीबा में, इसमें पे यूग्लिना में बाइनरी फिजन कैसे होता है। देखिए यहाँ जो बात कर रहे हैं अपन यूग्लिना में, यूग्लिना का मैंने बताया कि स्ट्रक्चर, अगर यूग्लिना का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो इस तरीके का कुछ यूग्लिना का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। स्ट्रक्चर में अंदर की तरफ क्या है, ये यहाँ पे रिजर्वर है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्लैजिला है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, इधर की तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इधर की तरफ स्टिग्मा है और ये ब्लेफेरोप्लास्ट जहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो बाइनरी फिजन है वो ऐसा होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगा, इसमें देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो जो अंदर ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में क्या है अंदर की तरफ, इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन न्यूक्लियस की, कि अंदर की तरफ क्या है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पहले जनरली जैसे जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, अंदर क्या है, न्यूक्लियस है इसमें।
तो जनरल जो माइटोसिस की जो प्रोसेस है, यानी अर्धसूत्री और जो समसूत्री विभाजन होता है, तो वहाँ जैसे जो समसूत्री विभाजन है, ये माइटोटिक डिवीजन है, उसकी तरीके से नॉर्मल डिवीजन होता है पहले न्यूक्लियस का, देन इसमें फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। लेकिन कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से होता है। अभी अपने जब पैरामीशियम पढ़ रहे थे तब अपन कह रहे थे ट्रांसफर, इस तरीके से पैरामीशियम को अपन डिवाइड कर रहे थे, इस तरीके से यहाँ लॉन्गिट्यूडनल खड़ा इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। सो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे होगा, जो आपका माइटोसिस है, माइटोसिस में जो प्रोसेस होती है, जैसे सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो न्यूक्लियर वॉल गायब हो जाएगी, क्रोमोसोम्स कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाते हैं और फिर दोनों पोल्स की तरफ जाने लगते हैं, और लास्ट में वापस क्या होता है, उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, और उसके बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा, अभी क्या हो रहा है, इसमें इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है। अब जैसे ही इसमें देखिए डिवीजन होगा, न्यूक्लियस इस तरीके का हो जाता है, डंबल शेप न्यूक्लियस हो जाता है, और ऊपर की तरफ भी क्या होता है कि इसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होना चालू हो जाता है। दो छोटे न्यूक्लियस, ये फ्लैजिला हैं, और दो बड़े फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। अंदर की तरफ जो ग्रूव है वो ज़्यादा गहरा होता जाता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा उसी तरीके से फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। अब अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली डंबल शेप में हो जाता है, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म इस तरीके का ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, जिसमें बाहर के एक बड़ा फ्लैजिला, एक छोटा, ये बड़ा फ्लैजिला है, अंदर की तरफ फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और वो सब वापस से डेवलप हो जाएंगे जैसा पहले ऑर्गेनिज्म में था, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में था, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो ग्रूव है, बीच वाला जो ग्रूव है, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल फेरो है, यानी कि यहाँ जो ग्रूव बन रहा था, यहाँ जो ग्रूव है, देखिए ये एक ग्रूव है यहाँ बीच में, ठीक है। ये जो ग्रूव बन रही है, इस ग्रूव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल फरो भी बोल देते हैं, ठीक है। ये फरो बन रही है। अब जैसे न्यूक्लियस डंबल शेप में हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये फरो और गहरी हो जाएगी, अंदर की तरफ पूरी गहरी हो जाएगी, तो एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये अंदर जाके फिर कैसे हो जाएगी, आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो ये जो फरो थी वो कहाँ तक आ गई, अंदर तक आ गई ऐसे, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा फ्लैजिला, ये छोटा फ्लैजिला, ठीक है। और न्यूक्लियस का इधर डिवीजन हो गया, एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर की तरफ हो गए, तो एक से दो आपके यूग्लिना का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन में भी ये कैसा होता है, लंबा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और अगर ऐसा होता तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो अपने देखा कि पैरामीशियम में इस तरीके से डिवीजन हो रहा था, यानी बीच में से डिवाइड हो रहा था, तो उसको बोल रहे थे ट्रांसफर। यहाँ कैसा हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी ऑर्गेनिज्म को लंबा डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो यहाँ जो डिवीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है। देखिए सबसे पहले यही होता है नॉर्मली जो कंडीशंस है, यानी कि एडेप्टिव जो कंडीशंस हैं इनके लिए, इन अनुकूल कंडीशन हैं, तब ये
ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के द्वारा ही करते हैं, लेकिन जब कोई एडवर्स कंडीशन है यानी कि अनुकूल कंडीशन नहीं है तो उस ड्यूरेशन में ये और भी कई तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो जैसे अभी अपन ने बात की बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन की बात की, अब अपन बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो यूग्लिना है ये इस तरीके का डिवीजन कब करता है, जब एडवर्स कंडीशन होती है यानी अनुकूल समय नहीं होता तब ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता, एक्टिव फॉर्म में नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या करता है अपने चारों ओर कोट बना लेता है। नॉर्मली जैसे ये जो आपका यूग्लिना है देखिए कैसा होता है, ऐसा यूग्लिना है। एक्टिव फॉर्म में कब होगा, जब सीलिया है, अंदर सारी चीज़ें हैं, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। तो जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है यानी फीडिंग भी नहीं करता, ये आराम से बैठा रहता है। इनएक्टिव फॉर्म में है तो अपना सीलिया है इसको भी गिरा देता है और ये बिल्कुल इस तरीके का हो जाता है, इस तरीके का। नहीं अब क्या है इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है तो अब क्या करेगा, इसके चारों तरफ क्या है कोट का फॉर्मेशन हो जाता है, इसके चारों तरफ क्या है कोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से बाहर की तरफ इसके क्या होता है कि एक पुटी का फॉर्मेशन हो जाता है। पुटी म्यूसिलेजस कोट बोलते हैं इसको, श्लेष्मिका का आवरण यानी म्यूसिलेज का एक कोट का फॉर्मेशन हो जाता है चारों तरफ, या इसको बोलते हैं पुटी, पुटी बोलते हैं यानी पुटी में बंद हो जाता है ये। अब पुटी में बंद होने के बाद में फिर इसमें क्या होते हैं डिविजन्स होते हैं, अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होंगे और 16 और 32 डिवीजन हो जाते हैं अंदर की तरफ। न्यूक्लियस में क्या होता है छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद में ये क्या करते हैं, जो ये श्लेष्मा का जो आवरण है उसमें धंस जाते हैं, यानी इनके चारों तरफ भी क्या होता है कि वापस से पुटी बन जाती है। वापस से पुटी बनने के बाद में क्या होता है पुटी बन जाएगी और नॉर्मल जब भी कंडीशंस होंगी, ठीक है, वापस जैसे ये अंदर की तरफ डिवाइड हो गए, डिवाइड होने के बाद में क्या हुआ चारों तरफ इनके भी वॉल बन गई, ये पुटी बन गई, सिस्ट बन गई। लेकिन जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल कंडीशंस होंगी तो ये वापस से क्या होता है कि जो पुटी है वो टूट जाती है। टूटने के बाद में ये ऑर्गेनिज्म बाहर निकलते हैं और वापस से यूग्लिना में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी इनके बाहर की तरफ फ्लैजिला डेवलप हो जाता है और ये नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, यानी फ्री लिविंग लाइफ जीने लगते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है एनसिस्टमेंट, यानी कि नॉर्मली जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है ये भी अनयूजुअल कंडीशंस जब होती हैं उन कंडीशंस में एनसिस्टमेंट के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो ये कई बार क्या होता है कि भोजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस टाइम पे भी ये क्या करता है गोलाकार बन जाता है और चारों तरफ इसके जिलेटिन का आवरण बन जाता है। आवरण बनने के बाद में वही उसी तरीके से जिसको अपन बोल रहे हैं पुटी भवन है ना, तो पुटी बन जाती है चारों तरफ। पुटी बनने के बाद में ये क्या करेगा मतलब बाहर की तरफ 2-3 मोटी लेयर बना देता है। मोटी लेयर बनाने के बाद में नॉर्मली उन कंडीशंस में पड़ा रहता है और फिर इसमें डिवीज़न होंगे, अंदर न्यूक्लियस में डिवीज़न होते रहते हैं। डिवीज़न होने के बाद में कई डिवीज़न हो जाएंगे और बाहर की तरफ फिर वापस से आवरण बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं पामेला स्टेज। ठीक है, पाल्मेला स्टेज बोलते हैं। तो इसमें बाहर की तरफ चारों तरफ वापस से सिस्ट बन जाएगी और कई डिवीज़न हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर कई डिवीज़न हो जाते हैं उसके बाद में सिस्ट फट जाती है और वापस जैसे ही नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो बाहर आ जाते हैं, यूग्लिना का वापस से डेवलपमेंट हो जाता है और फिर ये वापस फ्री लिविंग स्टेज में जीने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एनसिस्टमेंट, यानी कि यूग्लिना में अपन ने देखा कि 3 तरीके का इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, और यहाँ जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि लंबा ऑर्गेनिज्म को काटते हैं, ऑर्गेनिज्म कटता है, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड होता है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा अपन ने कहा कि मल्टीपल फ्यूजन,
जो नॉर्मल यूग्लिना है इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, सीलिया उस फ्लेजिला को गिरा देता है, उसके बाद में चारों तरफ जो म्यूकस की लेयर है उसका सिक्रेशन कर लेता है और राउंड फॉर्म में आ जाता है। अंदर न्यूक्लियस है, उसमें डिवीजन होते हैं और बहुत सारे माइक्रो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, उसके बाद में वापस कोट बन जाता है और फिर जब भी नॉर्मल कंडीशंस आती है तो वो बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, डिस्पर्जल हो जाता है उनका और फिर वापस से एडल्ट ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से एनसिस्टमेंट है, ये भी एडवर्स कंडीशन में मान के चलिए ऑर्गेनिज्म को बचना है तो क्या करेगा, चारों तरफ अपने किसी ना किसी तरीके का कोट बनाएगा, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है या और कोई कंडीशंस ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो इसलिए अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, कोट बना लेता है, आवरण बना लेगा और फिर उसमें हो सकता है डिवीज़न हो गए तो और वो बन जाएंगे यूग्लिना, और नहीं भी होते हैं तो वो उस कोट में रहता है और जब वापस से अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, यूजुअल कंडीशंस होती हैं तो वापस से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूग्लिना में। इसके बाद में देखिए यूग्लिना जो एनिमल है उसकी बात करें कि अपने लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं यहाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, सबसे पहले तो एनिमल है, ये प्लांट नहीं है, कि बहुत सारे लोग इसको समझते हैं कि इसमें क्या है क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट है तो इसकी वजह से क्या होगा प्लांट्स में इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि प्लांट्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहाँ एनिमल है तो इसमें होता है। तो ये क्या करता है कि प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करता है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। तो नॉर्मली जो और प्रोटोजोन है उनके बजाय ये अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो पॉन्ड है, लेक है, उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो वहाँ के जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइवल के लिए अच्छी कंडीशंस मिल जाती हैं, तो ये अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अगले अपने ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे एंटामीबा की, और नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं।